हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 7, उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तो चैप्टर देख लीजिए। अध्याय 7 है, इसमें मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन की। यहाँ पे जो मौसम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद जलवायु के द्वारा जो जंतु उस जगह रहने वाले, जो जगह की हार्श जो जलवायु है, ठीक है, वहाँ रहने वाले जो जंतु हैं उनके अंदर अनुकूलन कैसे हो रहा है, कैसे वो उस जलवायु में अपने आप को ढाल रहे हैं रहने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब एनिमल्स हैं, उन सब के बारे में थियोरेटिकल चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो थियोरेटिकल जो यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं वो इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि आप किसी भी तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अक्सर करके आपने देखा होगा कि जो वो वाले कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन नहीं होते हैं, कथन कारण वाले, और कई सारे ऐसे होते हैं कि 4 ऑप्शंस दिए गए, उनमें से कोई एक जो है चूज़ करिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस तरह के जो चैप्टर हैं इनमें से अक्सर करके बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से जितना ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी हमने इसमें रखी हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिएगा, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। देखिए, सबसे पहले मौसम क्या होता है। मौसम किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की जो परिस्थितियां हैं उस स्थान का मौसम कहलाता है। यानी मौसम हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्थान का पर डे का तापमान, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और जो बारिश होती है, वर्षा, वायु वेग, जो एयर की जो मतलब कि एयर का मूवमेंट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यही सब एक दिन पर डे का जो भी इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं वही क्या कहलाता है, एक दिन का मौसम कहलाता है। ठीक है, तो मतलब उसी को ही हम जो चेंजेस होते हैं, इन सारी चीज़ों में जो चेंजेस होते हैं वो मौसम कहलाते हैं। तापमान, आर्द्रता और अन्य जितने भी कारक यहाँ पे दिए गए हैं वो मौसम की घटक हैं। यानी इनमें अगर चेंज हो रहा हो तो हम ये कह सकते हैं कि मौसम में बदलाव हो रहा है। ठीक है, फिर है किसी स्थान पर मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। कोई भी अगर जो है स्थान है वहाँ पे अगर मौसम की बात की जाए तो दिन प्रतिदिन, डे टू डे भी चेंज होता रहता है, सप्ताह दर सप्ताह भी चेंज होता रहता है। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है, यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, इस वजह से क्योंकि ये तुरंत तुरंत, जैसे आपने देखा होगा कि कभी जो है बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और फिर तुरंत ही धूप निकल आती है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्षण भर में चेंज होता रहता है, इसलिए इसका पूर्व अनुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। ठीक है, मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण ही होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मेन जो है वो सूर्य है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अधिकतम न्यूनतम तापमापी द्वारा प्रतिदिन के अधिकतम न्यूनतम तापमान को रिकॉर्ड किया जा सकता है कि हर दिन का जो मौसम से संबंधित अधिकतम न्यूनतम जो तापमान होता है उसकी हम मेजर किया जाता है। फिर आती है जलवायु। जलवायु क्या होती है, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, मतलब कोई स्थान है जहाँ पे जो मौसम है वो लंबे समय तक के वैसा बना हुआ है। ठीक है, लगभग जैसे ऐसे कह सकते हैं 25 वर्षों से वैसे ही टाइमिंग है। ठीक है, तो वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर, जो आंकड़े जो भी रिकॉर्ड लिए गए होंगे उनके आधार पर बना मौसम का जो पैटर्न है उसको ही उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, यदि किसी स्थान की जलवायु गर्म है, ठीक है, और पहली बात तो वहाँ पे गर्मी है, दूसरा वहाँ पे अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है, मतलब हर पूरे साल नहीं, अधिकांश ज़्यादातर दिनों में भारी वर्षा होती है, तो ऐसे स्थान की जलवायु को हम ये कहेंगे गर्म है और आर्द्र है, नमी वाली, गर्मी और नमी वाली जलवायु है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा मरुस्थलीय जलवायु। मरुस्थलीय जलवायु क्योंकि हम वहाँ जानते हैं कि वहाँ वर्षा वगैरह बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे गर्मी तो होती है, तो वर्षा ना होने की वजह से वहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है, शुष्क रहती है। इस वजह से मरुस्थल की जो जलवायु है वो गर्म और शुष्क होती है। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत में अधिकांश वर्षा के कारण वहाँ की जलवायु आर्द्र होती है। उत्तर पूर्व भारत वाले जो एरिया हैं वहाँ पे वर्षा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ की जलवायु को हम कहेंगे ह्यूमिडिटी वहाँ पे बहुत है। ठीक है, तो आर्द्र जलवायु है। फिर देखिए, वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र होता है, उससे मापा जाता है, जो कि कैसा होता है, मूल रूप से एक मापक सिलेंडर की जैसा होता है, और इसके जो है वर्षा जल को एकत्र करने के लिए इसमें कीप लगी रहती है। इसी के आधार पर यह नापा जाता है कि किसी जगह पे कितनी वर्षा की मात्रा, मतलब वहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है। ठीक है, उसके बाद है जलवायु और अनुकूलन। अब जलवायु के अकॉर्डिंग जो अनुकूलन जंतुओं में आ रहा है, ठीक है, अलग अलग जगहों के अकॉर्डिंग, तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसी स्थान की जलवायु चाहे गर्म हो या फिर सर्द हो, वहाँ रहने वाले जीव खुद को अनुकूलित बना लेते हैं, क्योंकि अब उनको वहाँ पे रहना है। तो यहाँ पे मेन ये देखिएगा कि जो नहीं वहाँ पे अपने आप को ढाल पाते वो मर जाते हैं, और जो ढाल लेते हैं वो फिर वहाँ उस जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है,
जंतुओं को जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में, कि किस तरीके से उनमें अनुकूलन हुआ है, उसके रूप में हम ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले जो क्षेत्र हैं उनमें कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे 2 क्षेत्र हैं जिनमें जो जंतु पाए जा रहे हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी यहाँ पे जगहें हैं, उनको देख लीजिए, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय से संबंधित है। जैसे देखिए, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो एनिमल में जो अनुकूलन होगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा है कुछ परिचित देश हैं जैसे ध्रुवीय क्षेत्र। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका में अलास्का और रूस में साइबेरिया क्षेत्र। ये सब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ध्रुवीय क्षेत्र, बहुत ही ज़्यादा हार्श टेम्परेचर वहाँ पे जो है ठंड वाला रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे देखिए, सबसे पहले आते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु, वहाँ पे अत्यधिक सर्दी होती है। ठीक है, यहाँ पे ध्रुवों पे क्या होता है, 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और 6 महीने तक सूर्य उदय नहीं होता है। तो और यहाँ पे सर्दियों में, अगर यहाँ पे सर्दियों का जब मौसम होता है, ठीक है, तो वही सूर्यास्त मतलब जो है सूर्योदय नहीं होता होगा, तभी ठंडियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। तो वहाँ पर टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। ठीक है, और यहाँ रहने वाले जो जंतु हैं वह इन चरम परिस्थितियों में भी खुद को ढाल लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो जंतु हैं इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हैं ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद फर होते हैं। ठीक है, जो उसे बर्फ में आसानी से छुपने और शिकार को पकड़ने तथा परभक्षियों से बचाव में सहायता देते हैं। सफ़ेद फर जो है वो तो एक तो उनको गर्मी देते हैं, ठीक है, उस जो है मतलब जलवायु में रहने के लिए उनको ठंड से बचाते हैं। दूसरा, वो सफ़ेद होने की वजह से बर्फ़ भी सफ़ेद होती है तो उसमें छिप जाते हैं। छिपने से वो अपने शिकार को भी आसानी से पकड़ लेंगे और जो उनको नुकसान पहुँचाने वाले जो परभक्षी हैं उनसे भी वो बच जाएंगे। इनकी जो त्वचा होती है इसके नीचे वसा की एक मोटी परत पाई जाती है। ठीक है, और इनकी बॉडी की बनावट इस तरीके की होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है मतलब कि हीट इनके अंदर रहे और ये अपने आप को जो है ठंडियों से बचा सकें। तो पहले तो वसा की एक मोटी परत होती है। दूसरा, इनके शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ ना जाए इसलिए अक्सर धीरे धीरे चलते हैं। मतलब मोटी लेयर एक तो होती है, दूसरा इनकी जो स्किन होती है वो भी डबल लेयर, मतलब कि फर जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि इसमें होते हैं बहुत। ठीक है, तो ये इस वजह से, और ये इतनी ज़्यादा इनकी शरीर की बनावट होती है कि अगर ये थोड़ा ज़्यादा वर्क कर ले तो, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो हीट प्रोड्यूस करती है, तो इनमें जो है बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। इस वजह से ये धीरे धीरे चलते हैं और ज़्यादातर ये विश्राम करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, अच्छा गर्मियाँ जब आती हैं, क्योंकि 6 महीना सूर्यास्त और 6 महीना सूर्योदय भी रहता है, तो गर्मियों का भी मौसम रहता है। गर्मियों में ध्रुवीय भालू अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए समुद्री जल में तैरते रहते हैं। समुद्र का, क्योंकि ध्रुवीय एरिया जो होते हैं वहाँ पे समुद्र का जल जो है बर्फ़ जम जाती है ना, तो मतलब इतना ज़्यादा तो जो है वो पिघल करके पानी तो हो नहीं जाता होगा, तो समुद्री जल में वो तैरते रहते हैं। ये एक अच्छे तैराक हैं, क्योंकि तैरते हैं इसलिए ये एक अच्छे तैराक हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो तैरने के साथ साथ बर्फ़ में चलने में भी इनको सहायता देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी सूंघने की जो शक्ति होती है वो तीव्र होती है, जिससे ये अपने शिकार को आसानी से खोज लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें ध्रुवीय भालू के बारे में सारी जानकारी इसलिए चाहिए थी क्योंकि इनसे रिलेटेड अब हमारे पास किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए ये पोलर बियर का दिखाया गया है और दूसरा यहाँ पे पेंगुइन का झुंड यहाँ पे दिखाया गया है। 3 पिक्चर है, पेंगुइन का झुंड है और ये साइबेरियन क्रेन के बारे में दिखाया गया। तो आगे हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पेंगुइन आते हैं। पेंगुइन भी ध्रुवीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। पेंगुइन भी सफ़ेद होते हैं और आसानी से बर्फ़ में ये मिल जाते हैं। सफ़ेद होने की वजह से आसानी से बर्फ़ में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी सर्दी से बचने के लिए मोटी त्वचा एक तो होती है, दूसरी अत्यधिक वसा होती है। ठीक है, बहुत चिकने चिकने रहते हैं। यह अपने आप को गर्म रखने के लिए झुंड में रहते हैं। अक्सर झुंड में रहते हैं चिपक चिपक के। आपने देखा होगा कि अगर एक कोई कमरा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग अगर आ जाएँ तो हर इंसान क्या होता है, मनुष्य जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। तो कई सारे लोगों को अगर हम एक कमरे में बंद कर दें, ठीक है, तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि बाहर के अकॉर्डिंग उस कमरे का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये झुंड में रहते हैं ताकि ये गर्म से बचे रहें। ठीक है, उसके बाद मतलब आपस में सब सट वट करके रहते हैं ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और ये एक अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर जो है वो धारा रेखित होता है। ये भी एक अच्छे तैराक होते हैं और धारा रेखित शरीर जैसे मछलियों का होता है उसी तरीके से हो जाएगा इनका। इसके अलावा देखिए, मछलियाँ ठंडे जल में लंबे समय तक रह लेती हैं। अब ठंडा वहाँ पे जाहिर सी बात है, वहाँ पे पेंगुइन और ध्रुवीय जो भालू हैं, ठीक है, इनके अलावा मतलब कि पोलर बियर हैं, उनके अलावा भी तो और जानवर होंगे। तो अगर मछलियाँ होती हैं वो लंबे समय तक के ठंडा जो जल होता है उसमें रह सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ठंडा जल जो होता है उसमें ऊपरी तो बर्फ़ जमी रहती है लेकिन नीचे का जो पानी होता है वो उसमें
उसका टेम्परेचर इतना जो है नहीं गिरता है, ठीक है। वही लेकिन जो पक्षी होते हैं उन्हें जीवित रहने के लिए शरीर को गर्म रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसी कारण अनेक प्रकार के जो पक्षी होते हैं वो सर्दियाँ आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास कर मतलब जो है माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, प्रवास करने के लिए चले जाते हैं। फिर जैसे ही सर्दियाँ समाप्त होती है वापस से वो अपने आवास पर लौट आते हैं। तो आपने देखा होगा अनेक साइबेरियाई क्रेन, अभी जिसकी पिक्चर हमने देखी थी, वो साइबेरिया से भारत के राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा, राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा जैसे जो स्थान है वहाँ पे सर्दियों में प्रवास करने के लिए आते हैं। तो अक्सर करके राजस्थान या जो है भरतपुर और हरियाणा, यहाँ पे ये साइबेरियाई जो क्रेन है ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अब आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में हो गया, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होता है इसमें भूमध्य रेखा जो बीच की जो इक्वेटर प्लेन होती है, ठीक है, तो जो इक्वेटर लाइन होती है भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ सामान्यतः यहाँ की जो जलवायु होती है वो गर्म होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पे सनलाइट जो है वो सीधी पड़ती है, ठीक है, डायरेक्ट सीधी पड़ती है। तो इस वजह से वहाँ गर्म जलवायु जो है वहाँ की अक्सर करके गर्म होती है। सबसे जो सर्द महीना होता है वहाँ उस मतलब सर्द महीने का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ठीक है। और तो गर्मियों में सोचिएगा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही हो जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाटों, असम में, पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। वर्षावनों में पाए जाने वाले प्रमुख जंतु कौन कौन से आपको मिलेंगे? बंदर है, कपी है, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट, इतने तरीके के आपको जानवर और भी कई वैरायटी हैं, तो अक्सर ये इतने तरीके के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए वर्षा वनों में जलवायवीय परिस्थितियाँ, अनेक किस्म के जंतु, चूँकि जो वर्षा वन है यहाँ की जलवायवीय जो परिस्थितियाँ हैं वो अनेक तरीके के, अनेक किस्म के जो जंतु होते हैं उनके लिए अनुकूलित होती है। इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि जितनी ज़्यादा होगी तो उसके साथ साथ भोजन और आश्रय, रहने की जो जगह है उसमें भी सघन प्रतिस्पर्धा रहेगी, ठीक है। तो लोगों को खाने की ज़रूरत तो हर किसी जंतु को है, तो वही प्रतिस्पर्धा रहेगी कि किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। तो इसी के बेस पे कुछ जो यहाँ पे हैं उनके देख लेते हैं उदाहरण में। जैसे लाल नेत्र वाले जो मेंढक हैं उनके पैर के तलवे जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्ष पर जिन पर वे रहते हैं उनमें चढ़ने में सहायता देते हैं ताकि उस पर वो चिपके रहें, ठीक है। इसके अलावा वृक्ष पर रहने वाले बंदरों की, जो वृक्ष पर रहने वाले जो बंदर हैं उनकी लंबी पूंछ जो शाखाओं को पकड़ने में सहायता करती है। तो ये जो बड़े बड़े जो लंबे लंबे जो वृक्ष होते हैं वहाँ पर ये जो है बंदर जो है वो अपना कुछ लटके रहते हैं, कुछ वहाँ पर बैठे रहते हैं, मतलब एक पेड़ ज़मीन पर नहीं रहते हैं, पेड़ से पेड़ ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। तो उनकी लंबी पूंछ उनको काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा इन वनों में रहने वाले जंतुओं में भोजन के लिए अत्यधिक स्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, अतः कुछ जंतु ऐसे अनुकूलित होते हैं कि वह वहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। अब उसी पे ही एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे टूकन नामक एक पक्षी है। टूकन नामक पक्षी जो है उसकी लंबी बड़ी, ये अपनी लंबी बड़ी चोंच के लिए ही मशहूर है, ठीक है। ये क्या करता है, इसकी जो लंबी बड़ी चोंच है इससे ये कमज़ोर शाखाओं पर, जहाँ पर कोई भी ऐसी शाखा पर लगा जो फ्रूट्स फल वगैरह जो होते हैं जहाँ से कोई नहीं ले सकता क्योंकि वो इतनी कमज़ोर होती है, वो टूटेगी तो, और काफ़ी ऊंचाई पर जो होती हैं, ठीक है, तो उन शाखाओं पर लगे फलों को प्राप्त करने में सहायता करती है ये जो इनकी लंबी और बड़ी चोंच होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति जो होती है, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलकर उन्हें शिकार करने और परभक्षी से रक्षा करने में सहायता करती है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, बिलाव परिवार। बिलाव परिवार जो शेर और चीता है ये बिल्ली के ही परिवार से संबंधित हैं। आपने देखा होगा कि शेर और चीता की जो बनावट है शरीर की, ठीक है, उनकी मोटी खाल और तीव्र सुनने की जो शक्ति है, ये दो क्वालिटीज़ हैं जिनके बेस पर उनकी जो शरीर की बनावट और उनकी जो खाल है, उनकी खाल का जो रंग है, इसके बेस पे वो अपनी झाड़ियों में, जैसे शेर को आपने देखा होगा उसका ऐसा बनावट है उसकी कि वो झाड़ियों में या जो खेत होते हैं उनमें अगर छुप जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है। और फिर साथ ही साथ उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, देखने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे वो अपने शिकार को पकड़ भी सकते हैं और परभक्षी से अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे ये न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर की बात की गई है जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। टूकन पक्षी, इसकी ये चोंच है, इसके बारे में बताया गया, और ये लाल नेत्र वाला जो मेंढक है उसकी बात है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा लॉइन टेल्ड लंगूर।
एक लंगूर है जिसके बारे में यहाँ बात की गई है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इसको लॉइन टेल्ड लंगूर कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता है चांदी जैसी सफ़ेद अयाल इसमें होती है। पिक्चर जब देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे दाढ़ी होती है, ठीक है, तो जो बियर्ड होती है इसमें इसकी चांदी जैसी, एकदम चांदी जैसी चमकदार एकदम अयाल जिसे कहते हैं, जो सिर के चारों ओर होती है, खाली नीचे नहीं होती, चारों ओर रहती है, ठीक है। और ये वृक्षों पर अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। ये क्या करते हैं? अपना जो भी खाने पीने की क्योंकि इनके खाने पीने की चीज़ें देखिए मुख्यतः फल होता है, बीज होता है, कोमल पत्तियाँ, तने, पुष्प, कलियाँ, ये सब, और साथ ही साथ कीड़े मकोड़े भी ये खाते हैं। तो ये अपना खाना इकट्ठा करके रख लेते हैं, ठीक है। तो अक्सर करके इनका ज़्यादा समय जो है वो वृक्षों पर ही बीत जाता है ज़िंदगी का। इसके अलावा आते हैं हाथी। हाथी की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा हाथी की जो सूंड होती है काफ़ी लंबी होती है। ये इनकी सूंघने की शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा हाथी की सूंड का जो उपयोग है ये भोजन को उठाने में भी ये करता है। साथ ही साथ पानी को उसमें भर लेता है, उससे जो है वो अपनी बॉडी को ठंडा करने में भी इसको काफ़ी जो है मतलब सूंड से मदद मिलती है। इसके अलावा बाह्य रूपांतरित दांत, इसके जो बड़े जो टस्क ऑफ एलिफेंट जो होते हैं, बड़े बड़े टस्क जो होते हैं, तो रूपांतरित दांतों का उपयोग ये हाथी अपनी पसंद के जो वृक्ष हैं उनकी छाल को छीलने में भी उपयोग मतलब उनका उपयोग करता है। साथ ही साथ अपनी रक्षा के लिए भी, किसी जो भी मतलब उसको नुकसान पहुंचाने वाला है तो उससे जो है अपने आप को बचाने के लिए भी ये कर सकता है। इसके अलावा हाथी के जो बड़े कान हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को सुन लेते हैं, सुनने में सहायक होते हैं, और साथ ही साथ उसके शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। इतने बड़े बड़े कान होते हैं कि वो मतलब कि अगर वो अपने एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को पंखे से हवा दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के उनके कान होते हैं। तो ये है मतलब उसके शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। तो ये कुछ उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाने वाले जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं उनके, और ध्रुवीय क्षेत्रों के जो एनिमल्स थे उनमें जो अनुकूलन था कि किस हिसाब से वो अपने आप को रख ले रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे देखिएगा। ये लॉइन टेल लंगूर की बात की गई है, इसकी ये अयाल है, देखिएगा चांदी की जैसी पूरे चेहरे पे है, ठीक है, और ये हाथी की पिक्चर है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही ट्रिकी बनते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पर ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।